Welcome dear students, in AC Bridges. Today we are going to do PSM on measurement of frequency. After completing this topic, you will be able to explain Wien's bridge and derive the condition of for the balance. You will be able to determine unknown frequency using the Wien's bridge. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस टॉपिक से शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ विन्स ब्रिज कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ड्रॉ द फेजर डायग्राम अंडर बैलेंस्ड कंडीशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विन्स ब्रिज आप अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि विन्स ब्रिज डिस्कस करना है। तो विन्स ब्रिज के लिए जो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा वो हमें इसका सर्किट बनाना पड़ेगा। उसके बाद फेजर डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपसे बस ये तीन चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप विन्स ब्रिज में सबसे पहले सर्किट, उसके बाद फेजर डायग्राम, देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे और वहां से जो फॉर्मूला आएगा वो आपको ये बताएगा कि आप इस ब्रिज से कैसे फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द फोर आर्म्स ऑफ ब्रिज सप्लाइड फ्रॉम ए साइनसॉइडल सोर्स आर कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलोज। Arm AB, a resistance of 100 ohm in parallel with capacitance of 0.5 microfarad। यानी जो AB है यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहा है। ये है आर्म A एंड B। BC a 200 ohm नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो BC में 200 ohm, ये 200 ohm नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया। इसके पहले हमने 100 ohm रेजिस्टर इन पैरेलल विद 0.5 माइक्रोफैराड कनेक्ट किया था। आर्म CD में 800 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है और DA है, ये रेजिस्टेंस ऑफ RX इज इन सीरीज विद 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस RX इन सीरीज विद 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RX एंड फ्रीक्वेंसी एट विच द ब्रिज विल बी बैलेंस। सप्लाई इज गिवन बिटवीन द टर्मिनल A एंड C एंड द डिटेक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन नोड B एंड D। तो डिटेक्टर जो है वो नोड B एंड D से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो सोर्स है वो AC के क्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें RX का वैल्यू निकालना है और आपके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इफ bridge is balanced, Z1 Z4 is equal to Z2 Z3। तो Z1 यहाँ पे आएगा 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और जो 100 ओम रेजिस्टेंस है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 अपॉन J ओमेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। या फिर ये करने से बेहतर है कि अभी हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, बाद में हम फिर इसे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सपोज मान लेते हैं ये जो 100 ओम है ये आपका R1 है, ये C1, R3, R4, ये C2 और ये RX ही रहने देते हैं। जनरली हमने ऐसे ही आर्म करके लर्निंग आउटकम में AC ब्रिजेस डिस्कस करें। तो अब हम Z1 अगर देखने जाए तो R1 और C1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 अपॉन J ओमेगा C1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1।
इंटू Z4 यानी R4 इज इक्वल टू Z2, जहां पे Z2 जो है वो R2 प्लस 1/j⍵C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है इंटू R3। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू हमें निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा R1/1 प्लस j⍵R1C1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 प्लस 1/j⍵C2 इंटू R3। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिल रहा है, अब यहाँ से अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, तो R1 R4 इज इक्वल टू, पहले इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हम यहाँ पे हमें जो मिलेगा 1 इंटू R2 हो जाएगा R2 प्लस 1 इंटू 1/j⍵C2 ये हो जाएगा 1/j⍵C2, फिर j⍵R1C1 को बाकी टर्म से अगर मल्टीप्लाई करें R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा j⍵R1R2C1, और इसी को हम अगर दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ये हो जाएगा R1C1/C2 इंटू R3। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 प्लस R3/j⍵C2 प्लस j⍵R1 R2 R3C1 प्लस R1 R3C1 अपॉन, ठीक है। तो ये अब हम मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वेट करते हैं। तो हम यहां पे लिखें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म। तो रियल टर्म में हम देखें तो R1 R4 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 R3 प्लस R1 R3 C1 अपॉन C2। तो फाइनली हम इसे अगर आगे करें तो हम इसे लिख सकते हैं R2 R3 C2 प्लस R1 R3 C1 अपॉन C2। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं R1 R4 C2 इज इक्वल टू R2 R3 C2 प्लस R1 R3 C1। तो यहां से फाइनली हमें देखा जाए तो R2 का वैल्यू यानी Rx का वैल्यू निकालना है। तो Rx का वैल्यू निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू R2 हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को इक्वलिटी की दूसरी साइड भेजते हैं। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा R1 R4 C2 माइनस R1 R3 C1 अपॉन R3 और C2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा यानी R3 इंटू C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 जो वैल्यू है बाकी के अगर वो पुट करते हैं, तो अगर हमने वैल्यू पुट किया तो R1 R4 C2 को लिख सकते हैं 100 इंटू 800 इंटू 1 इंटू 10⁻⁶ माइनस R1 R3 C1 यानी 100 इंटू 200 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R3 200 C2 1 इंटू 10⁻⁶। तो अब अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं और फाइनल वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो वो कितना आएगा, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 350 ओम। ठीक है, तो ये हमें Rx का वैल्यू यहां से मिल गया। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब हम अपने इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे। तो इमेजिनरी टर्म को जब हम इक्वेट करेंगे तो इमेजिनरी टर्म हमारे पास क्या क्या है, तो R3/j⍵C2 प्लस j⍵R1 R2 R3 C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे j ओमेगा को हम कॉमन करते हैं तो j ओमेगा कॉमन करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचेगा वो बचेगा R1 R2 R3 C1 माइनस R3/ओमेगा स्क्वायर C2
इज इक्वल टू 0। अब जे ओमेगा को इक्वलिटी की दूसरी साइड भेजे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा R1 R2 R3 C1 माइनस R3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C2 इज इक्वल टू 0। तो हम उसे लिख सकते हैं R3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C2 इज इक्वल टू R1 R2 R3 C1। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R3 अपॉन R1 R2 R3 C1 C2। अब अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे दोनों ही R3 कॉमन है, तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिलेगा वो होगा 1 अपॉन R1 R2 1 C2। तो ये तो हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? तो फाइनली हम ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर R1 R2 C1 C2 और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो अब यहां पे अगर इसके वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा? तो वैल्यू आएगा 1/25। तो रूट अंडर 100 R1 का वैल्यू, 350 R2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू 0.5 × 10⁻⁶, C2 का वैल्यू 1 × 10⁻⁶। तो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो स्टूडेंट अब जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेट जो हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1203, ठीक है, हर्ट्ज। और ये हमारा रिक्वायर्ड। So students, I hope that you have achieved the following learning outcome and now you are able to explain Wien's bridge and derive the condition for balance. Now you are able to determine unknown frequency using the Wien's bridge. और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे।